नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। और ये जो टॉपिक है वो आगामी परीक्षा वीडियो तथा थर्ड ग्रेड भर्ती जो होगी जनवरी के अंतर्गत उन दोनों में ही ये काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। और इस बार हमने जो जो ये टॉपिक है ऊर्जा साधन, उसको हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे से कवर किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान में जो भी ऊर्जा के संसाधन है। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तथा हमारे राजस्थान के अंतर्गत नई आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक जो भी ऊर्जा क्षमता है हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लिग्नाइट पर आधारित जो भी ताप संयंत्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान के अंतर्गत उनको देखेंगे। उसके बाद हम गैस पर आधारित जो भी ताप विद्युत गृह हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम परमाणु ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सौर ऊर्जा के अंतर्गत हमारे राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तथा कौन सा स्थान है पूरे देश के अंतर्गत वो देखेंगे। पवन ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। बायोमास ऊर्जा का कैसा स्थान है राजस्थान के अंतर्गत, कौन से स्थान है जहाँ पर बायोमास की फुल संभावनाएं हैं वो देखेंगे। और उसके बाद हम जो भी नवीनतम नीतियाँ और योजनाएं हैं ऊर्जा संसाधनों से संबंधित उनको देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन है उनका वर्गीकरण है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो पहले आप समझिए परंपरागत स्रोत हैं वो कौन से होते हैं। तो परंपरागत स्रोत वे होते हैं यानी वे ऊर्जा के स्रोत जिनका यूज है हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। यानी ये स्रोत हैं इनका प्रयोग हम काफी समय से करते हुए आ रहे हैं। तथा गैर परंपरागत स्रोत हैं वे होते हैं जिनका उपयोग हम हाल ही में यानी पिछले कुछ दशकों से ही जिनका विकास हुआ है वे स्रोत हैं वो कौन से होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए, परंपरागत जो भी स्रोत हैं यानी जिनका यूज हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो एक तो है जीवाश्म ईंधन तथा दूसरा है जल विद्युत। इनका प्रयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन से आएंगे, कोयला हो गया, काफी समय से जो दबे हुए हैं उसके बाद कोयले बन जाते हैं तो ये परंपरागत है। इसके बाद खनिज तेल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई, यानी इनमें लंबी प्रोसेस लगती है। इसके बाद कोयले का निर्माण तथा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है वो बनते हैं। तो ये ऊर्जा के कौन से स्रोत होंगे, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होंगे, यानी इनका उपयोग है हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। अब देखिए गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका हमने विकास है वो पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में ही किया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से होंगे, सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई तथा समुद्र तापीय ऊर्जा हो गई। इनका विकास हमने हाल ही के दशकों में किया है। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, हमने ऊर्जा को साम्यता के आधार पर भी दो भागों में बांटा है। तो साम्यता के आधार पर दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया नवीनीकरण ऊर्जा और एक होगी अनवीनीकरणीय ऊर्जा। तो देखिए फिर से दो वर्ड है हमारे सामने, एक हो गया नवीनीकरणीय और एक हो गया अनवीनीकरणीय। तो देखिए नवीनीकरणीय क्या कहलाता है कि वे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, यानी जिनका नवीनीकरण है वो किया जा सकता है। वे कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीनीकरण। इनका हम विकास है वो एक बार खत्म होने के बाद हमें इन्हें पुनः बना सकते हैं। जबकि अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनका नवीनीकरण करना संभव नहीं होता है, यानी मानव अपने जीवन में इन्हें कभी भी पुनः नहीं बना सकता है। ये अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब नवीनीकरण के अंतर्गत देखिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गई, भूतापीय हो गई, ज्वारीय हो गई, बायोमास हो गई, ये सभी ऊर्जा के नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है वो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो आप इस लिस्ट को ध्यान में रखेंगे कि ये जो ऊर्जा के साधन है जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, भूतापीय हो गई, ज्वारीय हो गई और बायोमास हो गई, ये ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं। यानी इन्हें हम अपने प्रयासों से फिर से बना सकते हैं, इनका नवीनीकरण कर सकते हैं।
जबकि अनवीनीकरण वो हैं जिन एक बार खत्म हो गई तो हम इन्हें पुनः नहीं बना सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गई, परमाणु ईंधन हो गई, ये जो इनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, इन्हें वापस हम नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया है हमने। परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, इन चारों भागों को हमने अच्छे से देख लिया है कि कौन से ऊर्जा का स्रोत है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर 2024 तक हमारे राजस्थान का ऊर्जा के संसाधनों में कौन सा स्थान है वो है। देखिए कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंतर्गत कुल अधिष्ठापित क्षमता है वो 26,325.19 मेगावाट है। तो ये एग्जाम में सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है वो कितनी है, तो आपको मोटा मोटी ध्यान में रखनी है 26,325 मेगावाट है वो राजस्थान के अंदर कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता वो है। इसके बाद देखिए ये जो कुल ऊर्जा है इसके अंतर्गत राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसका योगदान है वो कितना है, वो है 7,830 मेगावाट। यानी कुल ऊर्जा की जो भी क्षमता है राजस्थान की उसके अंतर्गत राजस्थान है वो 41.49% रखता है और कुल क्षमता का 7,830 मेगावाट है वो राजस्थान सरकार या राज्य सरकार की परियोजनाओं से हमें ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए कुल जो ऊर्जा क्षमता है उसमें सौर ऊर्जा कितनी है, उसमें सौर ऊर्जा है वो 5,482 मेगावाट रहेगी। पवन ऊर्जा है वो 4,414 मेगावाट रहेगी। और इसके बाद देखिए कि ये जो सौर और पवन ऊर्जा है इन दोनों का स्थान है वो कितना है, कितना प्रतिशत सौर और पवन ऊर्जा दोनों मिलकर स्थान रखती हैं, वो रखती हैं 37.59%। यानी ये जो कुल क्षमता है ये 100% है और इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है ये दोनों ही कुल का 37.59% है वो रखती है। यानी सबसे ज्यादा जो स्थान है वो कौन कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, उनका कुल अधिष्ठापित जो क्षमता है उसके अंतर्गत 37.59% अपना स्थान है वो है। अब देखिए जो उत्पादन था दिसंबर 2024 तक उनका अवरोही क्रम देख लीजिए कि जो सबसे अधिक है वो तापीय ऊर्जा से हमें मिलती है और उसके बाद सौर ऊर्जा दूसरा स्थान रहेगा, तीसरा स्थान है पवन का है और चौथा है वो जल विद्युत का है। उसके बाद गैस, परमाणु और बायोमास है वो सबसे कम रहेगा। तो आपको पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सी जो ऊर्जा क्षमता है वो सबसे अधिक है, तो वो ताप की रहेगी और उसके बाद सौर की रहेगी और सबसे कम है वो बायोमास की रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कुल सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, वो है 26,325 मेगावाट। और जो राजस्थान की सरकार है उसका योगदान कितना है, 41.49% रहेगा। और जो कुल क्षमता है 100% उसमें से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का 37.59% स्थान है वो है। और सबसे अधिक जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ताप से, उसके बाद सौर से और उसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान है वो रहेगा। इस प्रकार से हमने ये दो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। यानी सौर ऊर्जा संसाधन वर्गीकरण हमने देख लिया है और ऊर्जा क्षमता है दिसंबर 2023 तक उसको भी हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारी जो ऊर्जा क्षमता है उसमें सबसे अधिक स्थान है वो ताप विद्युत संयंत्रों का है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमें तापीय विद्युत संयंत्रों से मिलती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र हैं जिनके कारण हम राजस्थान में तापीय ऊर्जा का सबसे सर्वोच्च स्थान है वो रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों की। प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं, देखिए पहला है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आप इसे सुपर थर्मल पावर स्टेशन नए ध्यान में रखें, आप याद रखेंगे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ सुपर लिखेंगे यहाँ पे सुपर आएगा। सुपर आप ध्यान में रखेंगे कि क्या आएगा यहाँ पे, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अब देखिए ये राजस्थान के गंगानगर जो राज्य है वो जिला है उसके अंतर्गत आएगा। कहाँ पे है, राजस्थान के गंगानगर में है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और इसकी कुल क्षमता है वो 2820 मेगावाट यानी 2,820 मेगावाट है वो रहेगी। और राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है वो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो रहेगा और ये गंगानगर के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो एक होता है सुपर स्टेशन और एक होता है सुपर क्रिटिकल स्टेशन। तो ये सुपर स्टेशन का मतलब होता है जिस भी स्टेशन की कुल क्षमता है वो कितनी हो, कुल क्षमता वो 1000 से अधिक हो
यानी कुल भी कितनी क्षमता रहेगी, 1000 से अधिक रहेगी, यानी 1K से अधिक रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कुल उत्पादन क्षमता जिसकी 1000 से अधिक हो उसे हम बोलेंगे सुपर स्टेशन। जबकि एक शब्द होता है सुपर क्रिटिकल स्टेशन, उसके अंदर क्या होता है कि 1 यूनिट की क्षमता है वो 500 मेगावाट है, वो रहती है, कितनी रहती है, 500 मेगावाट। यानी 1000 से अधिक हो उसे हम बोलेंगे सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और जिसकी 500 मेगावाट या इससे अधिक हो 1 यूनिट की क्षमता, ये कुल उत्पादन के अंतर्गत देखना है। और 500 मेगावाट है वो 1 यूनिट की उत्पादन क्षमता या इससे 500 से अधिक हो उसे बोलेंगे सुपर क्रिटिकल स्टेशन। आप समझ गए होंगे। अब देखिए सूरतगढ़ थर्मल पावर यानी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, वो गंगानगर के अंतर्गत है और राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है, और इसकी कुल क्षमता है वो कितनी है, 2820 मेगावाट। इसके बाद देखिए अगला है छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, ये 12 के अंतर्गत है और इसकी क्षमता है वो 2320 मेगावाट रहेगी। ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है, वो आएगा कौन सा, छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, ये 12 के अंतर्गत है। फिर इसके बाद तीसरा है कोटा थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी क्षमता है वो 1240 मेगावाट है और ये राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है, कौन सा, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, ये राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है, कौन सा, कोटा वाला, और इसकी क्षमता कितनी है, 1240 मेगावाट। ये सबसे बड़ा रहेगा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी क्षमता 2820 मेगावाट है, और दूसरे स्थान पर 12 वाला है, छबड़ा 12 वाला, जिसकी क्षमता है वो 2320 मेगावाट है। इसके बाद अगला है कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, ये झालावाड़ के अंतर्गत है और यहाँ पे 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थित हैं, यानी कुल क्षमता है वो कितनी होगी, यहाँ पे 1200 मेगावाट की रहेगी। फिर तीसरा अंतिम है अडानी थर्मल पावर स्टेशन, ये कवाई 12 के अंतर्गत है, कहाँ पे है, अडानी थर्मल पावर स्टेशन कवाई 12 के अंतर्गत, और यहाँ पे 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं और जिनसे कुल 1320 मेगावाट है वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, और सर्वाधिक ऊर्जा वाला स्थान जो होता है टॉप पे है, अवरोही क्रम के आधार पर ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनसे सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो हमें मिलती है, तो ये सबसे अधिक स्थान है वो रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं राजस्थान के अंतर्गत, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं, सबसे पहला आएगा गिरल बाड़मेर के अंतर्गत। गिरल बाड़मेर के अंदर ये थुमली गांव है, उसके अंदर स्थित है ये, और ये राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है, जिसकी क्षमता है वो 250 मेगावाट है, वो है। उसके बाद अगला है बस्सी संघ बीकानेर, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, उसकी क्षमता है वो 250 मेगावाट है रहेगी। इसके बाद अगला देखिए, अगला है बिथनोक बीकानेर के अंतर्गत, जिसकी क्षमता है वो 250 मेगावाट रहेगी। और उसके बाद एक है गुड्डा जो बीकानेर के अंतर्गत है, उसकी क्षमता है वो 135 मेगावाट है, वो रहेगी। इस प्रकार से हमने देख लिया कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो गया गिरल थुमली बाड़मेर के अंतर्गत रहेगा, दूसरा है बरसी संघ बीकानेर के अंतर्गत, तीसरा है बिथनोक बीकानेर के अंतर्गत, और चौथा है वो गुड्डा बीकानेर के अंतर्गत है वो स्थित है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि गैस आधारित ताप विद्युत गृह या केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब देखिए अगले हम देखेंगे कि गैस आधारित ताप विद्युत गृह और उनके केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखिए रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत एक स्थित है, जिसकी क्षमता है वो कितनी है, 270.5 मेगावाट है, और ये राज्य सरकार का उपक्रम है। उसके बाद धौलपुर के अंतर्गत एक गैस आधारित ताप विद्युत गृह है, जिसकी क्षमता 330 मेगावाट है, वो है। और फिर इसके बाद अंता 12 के अंतर्गत है, जिसकी क्षमता 420 मेगावाट है, और ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। ये अंता 12 वाला है, ये केंद्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा संचालित है। तो आप ध्यान रखेंगे अंता 12 वाला है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम वो है। तो गैस आधारित हमने देख लिए कौन कौन से हो गए, रामगढ़ जैसलमेर वाला, फिर धौलपुर वाला, और एक अंता 12 के अंतर्गत है वो जो सबसे अधिक हमें ऊर्जा मिलती है, वो अंता 12 से मिलती है। कितनी मिलती है, 420 मेगावाट। एनटीपीसी यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा ये स्थापित किया गया उपक्रम है, और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये ताप आधारित जो भी विद्युत गृह वो हमने देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा के जो भी कार्यक्रम है वो हम देख लेते हैं।
अब देखिए परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत देखिए राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राउतबाटा चित्तौड़ के अंतर्गत है और ये राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है और देश का है वो दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र था। कौन सा? राउतबाटा चित्तौड़गढ़ वाला। और इसकी क्षमता है वो कितनी है? 1180 मेगावाट रहेगी। यहाँ पे कुल 6 इकाइयाँ हैं वो हैं जिनसे कितनी ऊर्जा में मिलती है 1180 मेगावाट। और यहाँ पे 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं वो अभी निर्माणाधीन इकाइयाँ हैं वो चल रही हैं। और जो ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है वो हमने कनाडा के सहयोग से 1965 में वो स्थापित किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राउतबाटा चित्तौड़ के अंतर्गत जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किसके सहयोग से संचालित है? तो कनाडा के सहयोग से संचालित है 1965 से। और उसके बाद अगला है माई परमाणु विद्युत संयंत्र जो बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है और यहाँ पे 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं वो प्रस्तावित हैं। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको 2 स्थान ध्यान में रखने हैं। पहला है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया था। और दूसरा है माई परमाणु विद्युत संयंत्र बांसवाड़ा के अंतर्गत है और जिसमें 4 इकाइयाँ हैं वो स्थापित हैं। इसके बाद हम अगली बात करेंगे जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, यानी जो भी हमारी परियोजनाएं हैं जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला देखिए जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का बराबर हिस्सा है। जो चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है और जवाहर सागर है वो कोटा के अंतर्गत 3 बांध हैं वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और ये जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 संयुक्त परियोजना है और इन तीनों क्षेत्रों से राजस्थान को 300 कुल विद्युत है वो 386 मेगावाट होती है और राजस्थान को 50-50 होने के कारण राजस्थान को 193 मेगावाट बिजली है वो मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो चंबल नदी के ऊपर जो परियोजना है राजस्थान व मध्य प्रदेश की उन तीनों से कितनी बिजली उत्पन्न होती है? 386 मेगावाट और उसमें से 193 मेगावाट बिजली है वो राजस्थान को प्राप्त होती है। इसके बाद अगला देखिए अगली है माई परियोजना जो राजस्थान व गुजरात की है जिसमें राजस्थान का हिस्सा है वो 45% है और 55% है वो गुजरात का रहेगा। और इसमें से जो 140 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है ये संपूर्ण बिजली राजस्थान की ही है। तो ऊपर वाली जी राजस्थान व मध्य प्रदेश की थी उसमें से राजस्थान व मध्य प्रदेश को दोनों को बिजली आधी आधी मिलती है जबकि लेकिन माई परियोजना वाली है इससे कुल बिजली है वो 140 मेगावाट उत्पन्न होती है और ये 140 की 40 है वो राजस्थान वह यूज करता है। उसके बाद अगली है बांगड़ा नांगल परियोजना। ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है और राजस्थान का जो हिस्सा है इसमें 15.2% है वो है। बांगड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर है। और इसके बाद अगली है व्यास परियोजना जो व्यास नदी के ऊपर है और इससे राजस्थान को 40.6 मेगावाट बिजली है वो मिलती है। अब देखिए जो बांगड़ा नांगल और व्यास परियोजनाएं वाली ये दोनों परियोजनाएं हैं ये राजस्थान उसके बाद हरियाणा और उसके बाद पंजाब, तो ये तीनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इनमें 3 राज्य मिलकर परियोजनाएं चला रहे हैं। बांगड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इसमें राजस्थान का 15.2% हिस्सा है और बाकी जो हिस्सा है वो हरियाणा और पंजाब का है। इसी प्रकार व्यास परियोजना है ये भी तीनों राजस्थान हरियाणा और पंजाब है वो मिलकर चला रहे हैं। इसके बाद अगली देखिए अगली है राव घाट परियोजना। ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है और ये राजस्थान प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? जो राव घाट परियोजना है चंबल नदी के ऊपर राजस्थान और एमपी की है। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी परियोजनाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनमें से एक है अनास परियोजना जो बांसवाड़ा में स्थित है और उसके बाद जाखम परियोजना वो प्रतापगढ़ के ऊपर स्थित है। ये अनास नदी के ऊपर स्थित है और ये जाखम नदी के ऊपर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अनास परियोजना बांसवाड़ा में है जबकि जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि राजस्थान में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में जो राजस्थान में सबसे अधिक स्थान ताप विद्युत संयंत्रों के बाद में दूसरा स्थान है वो सौर ऊर्जा का है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। तो सौर ऊर्जा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का मैक्सिमम
उपयोग है वो संभव है। इसी कारण से राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की परियोजनाएं हैं वो सर्वाधिक लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे सौर दिवस है वो 325 दिन, यानी जो सूरज है वो साल में कितने दिन चमकता है, वो चमकता है 325 दिन। तो इसीलिए यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक सौर परियोजनाएं हैं वो लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सौर दिवस है वो 325 दिन, यानी सूर्य है वो 325 दिन चमकता है। पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सौर परियोजनाएं हैं, उनकी अपार संभावनाएं हैं। इस कारण इस क्षेत्र को सेज के नाम से जाना जाता है। सेज का मतलब है सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र, जिसमें 4 जिले कौन कौन से हैं, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उसके बाद बाड़मेर हो गया, फिर बीकानेर हो गया और जोधपुर हो गया। ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सौर परियोजनाओं की संभावनाएं हैं वो अपार हैं। इस कारण इस क्षेत्र को सेज के नाम से जाना जाता है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजर जोन, यानी सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो भी सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता है वो कितनी है, वो है 142 गीगावाट, यानी 1,42,000 मेगावाट की क्षमता है वो राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा की क्षमता है। इसी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर के अंतर्गत लगाया गया है। आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो बड़ला सोलर पार्क ही होगा, क्योंकि विश्व का भी सबसे बड़ा सोलर पार्क है। जिसकी क्षमता है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है 2245 मेगावाट। वो कितनी रहेगी, 2245 मेगावाट। इसके बाद आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन है वो राजस्थान का है, और इसी कारण राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में पूरे भारत के अंतर्गत कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान पर है वो हम हैं। कौन, किस क्षेत्र में, सौर ऊर्जा क्षेत्र में। अब बड़ला जो सोलर पार्क है 2245 मेगावाट वाला, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 4 फेज हैं कुल। जो पहला फेज है जो पहला फेज है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि बड़ला सोलर पार्क का पहला फेज राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था, और जो बाकी के 3 फेज रह गए वो कौन कौन से, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों फेज हैं वो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत है, उनका विकास किया गया है। किसका, दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का। जबकि पहला फेज है उसका जो विकास है वो किया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने। इसके बाद देखिए कि राजस्थान में कुछ और सोलर पार्क हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए खींवसर जो सोलर पार्क है वो नागौर के अंतर्गत है। फतेहगढ़ जो सोलर पार्क वो जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके बाद मोखला जैसलमेर में भी सोलर पार्क है। इसके बाद धुनिया जोधपुर के अंतर्गत भी एक सोलर पार्क है। और इसके बाद ये आसपुरा डूंगरपुर वाला नहीं है, इसको आप काट दीजिए। इसके बाद ये नेड़िया नहीं है, ये नदिया कला नाम है जो जोधपुर के अंतर्गत है। मैं लिख देता हूँ आपको कौन सा गांव है ये, नादिया कला जोधपुर, ये गांव है जोधपुर के अंतर्गत। इसके अलावा गोरी झुंझुनू में भी एक सोलर प्लांट है वो स्थित है। तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे कि खींवसर नागौर हो गया, फतेहगढ़ जैसलमेर हो गया, मोखला जैसलमेर हो गया, धुनिया जोधपुर हो गया, और ये 2 को काट दीजिए। इसके बाद नदिया कला जोधपुर के अंतर्गत हो गया, और गोरी है वो झुंझुनू के अंतर्गत है, स्थित है। इसके अलावा कुछ जो अन्य पार्क हैं जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जहाँ पे संभावनाएं हैं आगे भविष्य में निर्माण इनका होगा, वो कौन कौन से हैं देखिए। फलोदी पोखरण योजना जोधपुर और जैसलमेर के अंतर्गत है, जहाँ पे 750 मेगावाट का प्लांट है वो लगेगा। इसके बाद फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर के अंतर्गत है, जहाँ पे 1500 मेगावाट का सोलर पार्क लगेगा। नोक है वो जैसलमेर के अंतर्गत 925 मेगावाट का लगेगा। और ये यहाँ पे सोलार नहीं है। यहाँ पे पुगल बीकानेर के अंतर्गत भी एक 2450 मेगावाट का संयंत्र है वो लगेगा। और इसके बाद ये बोला नहीं है, यहाँ पे है बोडाना, यहाँ पे बोडाना है, मैं लिख देता हूँ अलग से आपको, बोडाना सोलर पार्क है वो जैसलमेर के अंतर्गत है, जहाँ पे 2000 मेगावाट का संयंत्र है वो लगेगा। तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे कि आगामी भविष्य में कौन कौन से जो संयंत्र हैं, परियोजनाएं हैं वो विकसित की जाएंगी। तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हमने सौर ऊर्जा को देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में कि पवन ऊर्जा की राजस्थान में कौन कौन सी संभावनाएं हैं वो हैं, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिले के अंतर्गत हैं। तो देखिए कि जो राजस्थान के अंतर्गत पवन ऊर्जा की जो
संभावित क्षमता है RREC यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 2002 के अंतर्गत हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? RREE राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 के अंतर्गत हुई थी। इसके अनुसार राजस्थान के अंतर्गत पवन ऊर्जा की क्षमता है वो 127 गीगावाट यानी 1,27,750 मेगावाट की क्षमता है वो है। जबकि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो संभावित क्षमता है वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 283 गीगावाट। आप ये ध्यान में रखेंगे, पहली जो संभावित क्षमता राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बताई गई है 127 गीगावाट। जबकि दिसंबर 2024 तक जो हमें आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत डाटा मिला है वो कितना है? वो है 5,209 मेगावाट। तो आपको पूछ ले कि नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत पवन ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी है? तो वो है 5,209 मेगावाट, 5,209 मेगावाट। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि पवन ऊर्जा में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? वो प्रथम स्थान है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, राजस्थान के अंतर्गत पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना थी वो कौन सी थी और किस जगह लगाई गई थी? वो थी अमर सागर परियोजना, ये जैसलमेर के अंतर्गत लगाई गई थी। और ये जो पिछली वीडियो एग्जाम का मेन एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है? तो वो है अमर सागर जैसलमेर के अंतर्गत। दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंतर्गत लगाई गई थी और तीसरी बिथड़ी फलोदी के अंतर्गत है वो लगाई गई थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी कौन कौन सी पवन परियोजनाएं हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। पहली अमर सागर परियोजना जैसलमेर के अंतर्गत, दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंतर्गत, तीसरी बिथड़ी फलोदी के अंतर्गत है वो स्थित है। इसके अलावा आगे देखिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो अन्य स्थानों पे हैं। बड़ा बाग हो गई, मोहनगढ़ हो गई, लोद्रवा हो गई, ओकल हो गई, आकल भैंसुआ गांव है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। यहाँ पे पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा अगला हो गया, ये मंडपिया नहीं है, ये मथानिया है। मथानिया जोधपुर के अंतर्गत भी पवन ऊर्जा परियोजना है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा हर सीकर है, यहाँ पे भी काफी संभावनाएं हैं। और ये जबरेश्वर नहीं है, ये जसवंतगढ़ उदयपुर के अंतर्गत है। और फलोदी के अंतर्गत, फलोदी अब अलग जिला बन गया है तो फलोदी के अंतर्गत भी संभावनाएं हैं। और खाडोल नाम आप ध्यान में रखेंगे, खाडोल ये बाड़मेर के अंतर्गत है, यहाँ पे भी पवन ऊर्जा परियोजनाएं। खाडोल बाड़मेर के अंतर्गत है, जबकि फलोदी अलग जिला बन गया है तो आप इसको अलग से ध्यान रखेंगे। फलोदी और खाडोल है वो बाड़मेर के अंतर्गत है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि बड़ा बाग हो गया, मोहनगढ़, लोद्रवा, ओकल, आकल भैंसुआ ये जैसलमेर के अंतर्गत विद्युत पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं। उसके बाद मथानिया जोधपुर के अंतर्गत स्थित है और हर सीकर के अंतर्गत है। और जसवंतगढ़ आएगा यहाँ पे जोधपुर के अंतर्गत। उसके बाद फलोदी हो गया। और जो ये जो खाडोल है ये कहाँ पे है? ये बाड़मेर के अंतर्गत है स्थित है। कई बार ये परियोजनाएं देकर एक तरफ स्थान देकर मिलान करना पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान में रखेंगे। अमर सागर जैसलमेर के अंतर्गत है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में और बिथड़ी फलोदी के अंतर्गत है वो स्थित है। तो इस प्रकार से जो भी पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं और कितनी क्षमता है वो हमने देख ली है। अब आगे हम बात करेंगे बायोमास ऊर्जा के बारे में। तो देखिए बायोमास ऊर्जा है वो क्या होती है और कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए बायोमास ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। बायोमास ऊर्जा है हमें वो सरसों की तूड़ी हो गई, गन्ने की खोई हो गई, धान की भूसी हो गई, इजरायली बबूल हो गया, करंज हो गया, जेट्रोफा हो गया, इनसे हमें बायोमास ऊर्जा है वो मिलती है। तो बायोमास ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे कि सरसों की तूड़ी हो गई, गन्ने की खोई हो गई, धान की भूसी हो गई और इजरायली बबूल हो गया। इसके अलावा करंज और जेट्रोफा जो पौधे होते हैं इनसे हमें बायोमास ऊर्जा है वो मिलती है। इसी कड़ी में आप आगे ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो पहला बायोमास संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया था? वो गया था पदमपुर गंगानगर के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत पदमपुर गंगानगर के अंतर्गत है वो राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र है वो लगाया गया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार है इसने बायोमास नीति है वो कब जारी की थी? वो की थी 26 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार ने अपनी बायोमास नीति जारी की थी। इसके बाद आप आगे ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंतर्गत बायोमास ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी है? वो है 128 मेगावाट। और बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति यानी बायोमास नीति जो किस नाम से जानी जाती है? बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति। ये कब जारी हुई थी? ये 2023 के अंतर्गत सरकार ने जारी की थी। जो बायोडीजल प्लांट है वो राजस्थान के
झामरकोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है बायोडीजल प्लांट। उदयपुर में क्यों लगाया गया है? क्योंकि राजस्थान में जो मैक्सिमम बायोगैस की संभावनाएं हैं वो उदयपुर जिले के अंतर्गत हैं, इसीलिए यहाँ पे बायोडीजल प्लांट झामरकोटड़ा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब आगे जो हमारा अंतिम टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं वो ऊर्जा से संबंधित हैं। तो पहली देखिए, राजस्थान पवन ऊर्जा की जो न्यूनतम नीति है वो 2019 है, और राजस्थान की जो पहली पवन ऊर्जा नीति थी वो कब जारी की गई थी? वो की गई थी 2012 के अंतर्गत। 2012 में राजस्थान की पहली पवन नीति जारी की गई थी, और जो नवीनतम पवन ऊर्जा नीति है वो 2019 के अंतर्गत जारी की गई थी। इसके बाद अगली देखिए, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति। तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत जारी की गई थी, और विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी नीति है वो भी 2019 के अंतर्गत जारी की थी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति ये दोनों नवीनतम नीतियां हैं जो 2019 के अंतर्गत जारी की थी। इसके अलावा आगे देखिए, जो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है 2019 वाली, इसके अंतर्गत जो 2024-25 तक हमने एक टारगेट रखा था 2019 के अंतर्गत कि हम जो सौर ऊर्जा है उसको कितने 30 गीगावाट तक ले जाएंगे। 30 गीगावाट तक है वो हमने लक्ष्य रखा था कि 2024-25 तक हमारी सौर ऊर्जा का जो भी उत्पादन है वो हम कहाँ तक ले जाएंगे? वो ले जाएंगे हम 30 गीगावाट तक। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का जो लक्ष्य था जो 2024-25 तक है वो कितना है? 30 गीगावाट है वो राजस्थान की सौर ऊर्जा को पहुंचाना है। इसके बाद अगली देखिए, अगली है राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति। तो राजस्थान में जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है वो कब जारी हुई थी? 6 अक्टूबर 2023 को है वो जारी हुई थी। इसके बाद अगली देखिए, राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति, ये हमने देख ली थी जो 2023 के अंतर्गत है वो जारी की थी। इसके बाद अगली है जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो 2024 के अंतर्गत जारी की थी। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो कब जारी हुई थी? वो हुई थी 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को ये जो नीति है वो शुरू इसकी घोषणा की थी। इसके अंतर्गत कहा गया था कि 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र हम स्थापित करेंगे। कितने कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों के ऊपर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो कृषि अनुदान के अंतर्गत है। वो कब आई थी? जून 2023 से लागू हुई थी, और इसके अंतर्गत कहा गया था कि 2000 यानी 2 के यूनिट तक प्रति माह बिजली उपभोग है वो फ्री रहेगा। तो कितनी बिजली है वो मुफ्त रहेगी? 2000 यूनिट तक प्रति माह की बिजली होगी वो है वो मुफ्त रहेगी। इसके बाद अगली योजना है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान जो योजना है, इसके अंतर्गत कहा गया था जो पीएम कुसुम योजना है किसानों से संबंधित है। इसका पूरा नाम है वो रहेगा पीएम कुसुम का प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षात्मक एवं मात उत्थान योजना जो 2019 के अंतर्गत आई थी। कब आई थी ये? 2019 के अंतर्गत। और इसके तहत राजस्थान के अंदर पहला जो सौर प्लांट है वो लगा था बालोजी गांव के अंतर्गत। कहाँ पे लगा था? बालोजी गांव है जो जयपुर के अंतर्गत है, वहाँ पे पहला सौर संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद अगली योजना है उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 2015। इसके अंतर्गत जो भी विद्युत कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनका सुधार करना यानी उनको जो घाटे से बाहर निकालना है वो ये जो परियोजना है ये 2015 की है। इसके बाद अंतिम जो है सौर सिटी का निर्माण। सौर सिटी का निर्माण ये है कि जिन शहरों में सौर ऊर्जा की क्षमता है वो सर्वाधिक है उन्हें उन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 3 शहरों का चयन किया गया था। वो शहर कौन कौन से थे? वो एक था जयपुर, दूसरा अजमेर और तीसरा जोधपुर। यानी इन 3 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा होता है, और इसके अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं तो एक बार देख लीजिए। हमने जो राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में बात की है। तो पहले हमने वर्गीकरण देखा था, उसके बाद दिसंबर 2024 तक जो आर्थिक सर्वे के नवीनतम डाटा थे उनको हमने देखा। उसके बाद हमने जो
ताप विद्युत संयंत्र हैं उनके बारे में चर्चा की, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा है वो ताप विद्युत संयंत्रों से मिलती है। उसके बाद हमने लिग्नाइट और गैस पर जो भी आधारित विद्युत संयंत्र थे उनके बारे में चर्चा की। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो देखे, और जल विद्युत परियोजनाएं हैं राजस्थान के अंतर्गत किन किन राज्यों के साथ संयुक्त परियोजनाएं उनको देखा। उसके बाद सौर ऊर्जा में और पवन ऊर्जा में राजस्थान में क्या क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद हमने बायोमास ऊर्जा के बारे में देखा, और जो भी नवीनतम नीतियां हैं और योजनाएं हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ऊर्जा संसाधन का टॉपिक हम पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद हमें इस वीडियो को अच्छे से आप कवर कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो ले आएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनका भी ले आएंगे। इस प्रकार से हम राजस्थान के जो भी आर्थिक सर्वे के और टॉपिक हैं जो ग्राम सेवक और थर्ड ग्रेड भर्ती की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनका भी हम वीडियो लेके आएंगे। और इस प्रकार से ही हम जो फ्लो चार्ट और जो हम डायग्राम वगैरह हैं इस प्रकार से हम और वीडियो को कवर करेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद सभी दोस्तों का।